हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेशन। सो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्टाफिंग का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में हायर करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एम्प्लॉय को हायर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑब्वियसली। और किस तरीके से एम्प्लॉय को हायर करना है, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि आपको उसका बैकग्राउंड भी चेक करना है, आपको एलिजिबिलिटी भी देखनी है, सब कुछ देख के आप हायर करते हो। ठीक है, तो स्टाफिंग के लिए भी बहुत सारी तैयारी की जाती है। जैसे कि इससे पहले हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर किया, उसके बाद हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, और हम थर्ड जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज आर स्टाफिंग। तो आइए जानते हैं स्टाफिंग के बारे में और डिटेल में कि स्टाफिंग किस तरीके से की जा रही है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और स्टाफिंग करने के टाइम पे कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अगर स्टाफिंग की बात करें तो इट इज अ वेरी क्रूशल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग अ केपेबल एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो जैसे कि अगर स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें क्या क्या चीजें आती है, एक्वायर करना, डेवलप करना और रिटेन करना। ठीक है, ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना है हमें अपनी कंपनी के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। तो उनको एक्वायर करना है, पहले तो उनको हायर करना है, उनको ढूंढ ढूंढ के लाना है, पकड़ के, वही कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेहतर रहेंगे, हमारी कंपनी के लिए कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद उन्हें रिटेन भी करना है। अब रिटेन कैसे कर सकते हैं भाई, आप उनको जब अच्छी सैलरी दोगे तो भाई वो आपके पास रहेंगे, आपके कंपनी में लंबे टाइम के लिए रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। So it encompasses various activities from recruitment to employee development and performance appraisal. So अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है। जैसे कि पहले हम उसको रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट कि आपने मतलब कोई भी कंपनी में जॉब है, उस जॉब को आप के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, है ना, एडवर्टाइजमेंट देते हो, तभी पता चलता है। जैसे आजकल तो, पहले तो न्यूज़पेपर्स में लोग ज्यादा देखा करते थे ना, अब जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हो गया, आप मतलब इंडीड हो गया, टाइम जॉब डॉट कॉम, उसके अलावा आजकल काफी सारे एप्स भी आ गए जैसे अपना जॉब डॉट कॉम, तो उन एप्स के जरिए भी कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट देती है, एंड आप उसको उस पर अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे अपलोड करो। और अगर जो है एम्प्लॉयर को लगता है कि आपका जो प्रोफाइल है उस उनकी पोजीशन से मैच कर रहा है, तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको फिर आगे का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सो रिक्रूटमेंट के बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन की। ठीक है, तो देखो, रिक्रूटमेंट मतलब कि आपने अभी सिर्फ अप्लाई किया है। अब अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब लग गई है। अप्लाई करा है, उसके बाद अ, देखो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब आपका एप्लीकेशन आगे सिलेक्ट ही ना हो। ठीक है, सिलेक्शन होता है, चलो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ स्टाफिंग के बारे में। देन उसके बाद अ, अगर आपकी हायरिंग हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो हायरिंग की जाती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, एंड देन जो फर्स्ट डे होता है ऑफिस का, उसमें ओरिएंटेशन होता है ताकि आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के विजन क्या है, मिशन क्या है ना। तो आपको सारा वर्क कल्चर समझाया जाता है, एंड साथ ही साथ टाइम टू टाइम अगर लगता है कि भाई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो भाई वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्योंकि हमेशा जैसे मान लो अगर कोई एम्प्लॉय है, वो 1-2 साल से काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है, भाई सेम ही पैटर्न के साथ तो काम नहीं करेगा। कंपनी में कुछ नए नए रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ नए नए चेंजेस आएंगे, तो इन चेंजेस को भी एम्प्लॉय को सिखाया जाएगा, तो टाइम टाइम ट्रेनिंग मिलेगी। एंड अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो भाई उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिलेगा। ठीक है, तो अप्रेजल तो भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर सैलरी में हाइक ना हो, या आपको इंसेंटिव्स ना मिले, या बोनस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो भाई जो भी एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड नहीं रहता है, एंड वो क्या फिर उस टाइम पे सोचता है कि चलो कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं, स्विच कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे तो कुछ मतलब मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है जो स्टाफिंग में कंसिडर की जाती है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो इसको हम और डिटेल में करेंगे, जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी इस टाइम पे, वो सारे हम पॉइंट्स अभी आगे और डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम की एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग।
तो की एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो ये सारे बेसिकली स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स कह दो या फीचर्स कह दो, जिस तरह के किस तरीके से स्टाफिंग की जाती है। तो सबसे पहले जो स्टाफिंग में हम करते हैं दैट इज प्लानिंग। तो देखो इससे पहले वाले सेशन में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइफ का कोई भी गोल हो, छोटा बड़ा, एनी गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली प्लानिंग एक रोड मैप होता है, आपको बताता है कि भाई आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। और अगर प्लानिंग नहीं होगी या तो हम क्या करेंगे ना, रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि भाई आज मुझे कितना पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स देने हैं। अगर आप वो प्लान या टाइम टेबल जो आप बनाते हो वो भी आपका प्लानिंग होता है, अगर आप वो नहीं बनाओगे देन क्या होगा, रैंडमली भाई सुबह उठे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ना है, उठा कोई बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है कि ऐसे रैंडमली पढ़ने से आपका सिलेबस टाइमली कवर होगा? नेवर। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ऑल्सो। एंड येस, इफ यू आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो इतनी सारी चीजें होती है करने की, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट रन योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। सो पहला जो स्टेप है हमारा दैट इज मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर क्या होता है? जो एम्प्लॉयज हमें रखने हैं ऑफिस में, अपने कंपनी में जो हायर करने हैं, तो भाई उसकी पहले प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, अगर है तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें यही देखना है कि डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, कितने तरीके के एम्प्लॉय रखने हैं, मतलब टाइप्स इन द सेंस कितने, जैसे मान लो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें 2 की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस में अगर मान लो 1 की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग में 4 चाहिए, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड दिस इज टाइप्स, ठीक है। अब उन टाइप्स को डिटरमाइन करने के लिए, नंबर को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे कि सबसे पहले तो हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीडेड, वही कि हमें अपनी कंपनी के लिए कितने कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी, क्वालिटी इन द सेंस कि आपको ये देखना होगा कि उनके बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे रैंडमली तो किसी को हायर नहीं कर दोगे। अगर आपको एक अकाउंटेंट रखना है तो अकाउंटेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, अब किसी साइंस बैकग्राउंड के पर्सन को आप अकाउंटेंट की पोस्ट तो नहीं दोगे। साइंस मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको एक कॉमर्स बैकग्राउंड का ही पर्सन चाहिए, है ना। तो दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग। चलो भाई, डिमांड की तो बात हो गई। डिमांड के साथ साथ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। और जब मार्केट में कोई प्राइस सेट करना होता है, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है, सिमिलर टू, आई मीन ये सब इट इज सिमिलर टू इन द केस ऑफ स्टाफिंग ऑल्सो। जहाँ पे डिमांड है तो भाई सप्लाई तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का रिश्ता बड़ा ही कहते हैं ना उसे, अटूट है। तो डिमांड अगर हमने कर ली है तो हमें ये देखना है कि सप्लाई किस तरीके से है, मतलब सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी है या नहीं है। सपोज अगर आपकी डिमांड है 10 एम्प्लॉयज की, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई सप्लाई भी उतनी की है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना इन द सेंस कि फिर गैप एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर 10 एम्प्लॉयज की डिमांड है और सप्लाई में बी सपोज 8 एम्प्लॉय सप्लाई, तो भाई यहाँ गैप आ गया, 2 लोग, 2 का, है ना, डेफिशिट हो गया। और अगर मान लो 10 लोगों की डिमांड है और 12 की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे तो एक्सेस हो गया, है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि डिमांड फोरकास्टिंग या सप्लाई एनालिसिस, एंड उसके बीच का जो भी गैप होगा उसको भी हमें एनालिसिस करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखो आज का अगर टाइम देखा जाए तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई, आई थिंक डिमांड ही हमेशा ज्यादा रहेगी। सॉरी, डिमांड तो है ही, डिमांड तो है ही, और सप्लाई तो और ही ज्यादा है, ठीक है। जॉब्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना ज्यादा अ, जो एम्प्लॉयमेंट है आजकल, जो लोगों को रोजगार इतना नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक जैसे डिमांड अगर हम बोले कि 10 की है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा ही लोग अप्लाई करते हैं ना। हाँ, कम से कम इसका 5 टाइम 6 टाइम तो सप्लाई जो है, अप्लाई सप्लाई तो होती है, मतलब सप्लाई में से अप्लाई तो लोग इतना ही करते हैं।
अब आप खुद ही देख लो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, देखो आजकल गवर्नमेंट जॉब भी वैसे कम ही हो चुकी है, बट स्टिल अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, एक या दो लोगों की, तो इसमें 100-200 एप्लीकेशन आ जाती है। देखो सप्लाई तो है ही बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हमें मतलब इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, डिमांड, सप्लाई और गैप। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम। तो मैन पावर प्लानिंग करने का बेसिकली यही मोटिव है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट नंबर ऑफ पीपल हो, ठीक है, और राइट टाइम पे हो। ओके, तो यहाँ पे तो हमने सारी अभी प्लानिंग प्लानिंग कर ली है। अब प्लानिंग के बाद, अब प्लानिंग के बाद बारी है रिक्रूटमेंट की। तो देखो, अगर मान लो जो एचआर मैनेजर है उसने ये प्लानिंग कर ली कि भाई 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ये इस पोजीशन में अभी वैकेंसी है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कि जो जॉब जॉब वैकेंसी जो खाली है, जॉब पोस्ट जो खाली है उसको हम फिल करना है। अब फिल करने के लिए क्या तैयारी की जाएगी? एडवर्टीजमेंट दी जाएगी। तो रिक्रूटमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू फिल जॉब वैकेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग पोजीशन इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। देन उसके बाद है रिज्यूम स्क्रीनिंग। तो बहुत सारे जब जॉब्स की वैकेंसी आती है तो वही बहुत सारे रेज्यूम आते हैं, ठीक है। तो उन रेज्यूम को स्क्रीन किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बेसिकली अगर 100 एप्लीकेशंस आई है तो वही 100 एप्लीकेशंस सारी तो एक्सेप्ट होगी नहीं, है ना। अगर 20 जो है पोस्ट खाली है तो इसमें भाई 20 ही हम स्क्रीन करेंगे। तो बेसिकली हम मुझे छांटना है अब हमें कि बेस्ट बेस्ट रिज्यूमे कौन से हैं, कौन से ऐसे रिज्यूमे हैं जिनमें मतलब काफी अट्रैक्टिव है, आपको लगता है कि आपकी कंपनी की जो पोस्ट है उसके लिए सूटेबल है। तो वो सारी चीजें हमें करना होगा, ठीक है। तो भाई सारी काट छाट करने के बाद हमने कुछ जो एम्प्लॉयज है उसको साइड में रखा है, मतलब साइड से उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। एंड शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब बारी है इंटरव्यू की। तो आपको जो भी लगेगा कि भाई एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के लिए बेहतर है और चलो अब इन्हें बुलाया जाए, तो इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू के बाद फाइनल सेक्शन हो गया, नहीं। इंटरव्यू के बाद भी हमें देखना है कि वेदर दैट पर्सन इज केपेबल और नॉट, मतलब वो केपेबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो असेसनिंग कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द रोल। ओके, देन नेक्स्ट हमारी बारी आती है सिलेक्शन की, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन, अब देखो रिक्रूटमेंट मतलब जब आपने जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट दी, ठीक है। जब आप एडवर्टीजमेंट देते हो तो बहुत सारे लोग जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। 10 की पोस्ट है तो वही 50-100 लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। दैट इज योर रिक्रूटमेंट। लेकिन सिलेक्शन हमें कुछ ही लोगों का करना है ना। आप सबको तो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन किन का करना है? इंटरव्यू के बाद आपको देखना है कि कौन से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स है एंड उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए भाई बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या आप करोगे? टेस्ट लोगे उनका, है ना, एक असेसमेंट होता है। कैंडिडेट्स को इवेलुएट किया जाता है, इनकी स्किल देखी जाती है, इनकी एबिलिटीज चेक की जाती है। देन उनके इंटरव्यूज होते हैं, फिर रेफरेंस चेक्स भी होते हैं। मतलब आगे और इंटरव्यू लिए जाएंगे कि ये देखने के लिए कि जो कैंडिडेट्स है वेदर दे आर सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। देन हम उनके रेफरेंस चेक करेंगे। रेफरेंस चेक इन द सेंस कि वेरीफाइंग कैंडिडेट्स बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन, कि भाई जो भी उसने उस रेज्यूमे में मेंशन किया है क्या वो सही भी है या नहीं है, उसे भी हमें चेक करना है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड चेक करना है, क्वालिफिकेशन चेक करना है। एंड तो इस सब चीजों का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? इट इंश्योर द राइट इंडिविजुअल्स आर चूजन फॉर द जॉब, ठीक है। तो जो भी जॉब है भाई उसके लिए हमें राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, मतलब कोई गलती नहीं होना चाहिए। देखो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारा जो प्रोसीजर होता है एक कंपनी में, जब हायरिंग होती है, सिलेक्शन होता है, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इन सब में ना कंपनी की कॉस्टिंग काफी लगती है। इट्स नॉट एन कि अरे फ्री में सब कुछ हो जाता है, नहीं। बाद बाद में आगे ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो काफी सारी जो है इसमें
कह सकते हैं कि टाइम लगता है ना। तो इस टाइम को और बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, तो इसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है सो दैट कोई भी गलती ना हो सके और हम राइट कैंडिडेट्स को ही हायर करें। ओके, सो सिलेक्शन के बाद अब बारी है, अब आपने राइट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है, अब उसके बाद बारी है अब उनको प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब आपने ऑफर लेटर दे दिया है। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई यू आर सिलेक्टेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वेलकम। एंड अब आप उनको उनका रोल असाइन कर रहे हो कि भाई उनको क्या पोस्ट दी गई है, उनकी सैलरी क्या होगी, कब से उनको ज्वाइन करना है, एवरीथिंग, तो प्लेसमेंट्स इन्वॉल्व असाइनिंग एम्प्लॉयज टू स्पेसिफिक रोल, आप उसको रोल बता रहे हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाइल ओरिएंटेशन। देखो प्लेसमेंट के बाद सेकंड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अ, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा जाता है। वहाँ पे क्या होता है ना, जो कंपनी के हेड है वो सारे नए एम्प्लॉयज को एड्रेस करते हैं और वो बताते हैं कि भाई कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन क्या है, एवरीथिंग। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आपको एटलीस्ट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए ना, पहले दिन आप गए हो, ऐसा नहीं कि भाई कहाँ आ गए हम, तो नए नए नया नया फील ना हो। तो आपको फेमिलराइज कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से और लोगों से भी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टाफिंग, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओके, सो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो कैसे किया जाता है। जॉब असाइनमेंट, देखो इसमें जॉब असाइनमेंट भी होता है। जॉब असाइनमेंट इन द सेंस कि एम्प्लॉयज को जो है जॉब बताया जाता है कि भाई उनकी सूटेबल पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे उन्हें बैठना है, एवरीथिंग देन न्यू हायर्स को, जो नए नए हायरिंग है जिनकी, उनको इंट्रोड्यूस करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, मतलब दे जस्ट टेल देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल तो देखो एक ही दिन में समझ से सब कुछ आता नहीं है ना, आपको धीरे धीरे टाइम लगता है उस नए वर्किंग एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने में, नए वर्किंग एनवायरनमेंट के रूल्स रेगुलेशन को समझने में। स्टिल बट स्टिल एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है सो दैट आपको हर चीज से अवेयर किया जा सके। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, अब देखो अगर आप नए नए आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइनिंग ले लिया है, तो जाते ही आपको समझ तो आएगा नहीं काम क्या करना है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको काम को समझाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसको समझ आता है कि फिर उसका क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और so that he can focus on his work. The training enhances employee skills and knowledge for their current roles, while development focus on preparing employees for future responsibilities. तो देखो ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होता है। तो एम्प्लॉयज के विकास के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि भाई फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो फोकस, मतलब फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो बेहतर तरीके से समझ सके, आगे काम कर सके, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो क्या किन किन चीज़ों के थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डिपेंड्स ही भाई किस लो मतलब जो एम्प्लॉय है उनका वर्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से। देन लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर लीडरशिप रोल। एम्प्लॉयज को लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में भी समझाया जाता है। एंड इससे क्या फायदा मिलता है, इनहेंसेस एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट करियर प्रोग्रेशन। देखो जब आपको किसी चीज की ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको वही चीज समझाई जाती है, ऑब्वियसली आपको समझ आता है कि भाई आपको करना क्या है, काम कैसे करना है, एंड आपके करियर को भी प्रोग्रेस मिलती है ना ट्रेनिंग। और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग सिर्फ एक ही बार मिल रही है कि भाई आपने नया 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 ज्वाइन किया ऑफिस तो आपको ट्रेनिंग दी है, नो, ट्रेनिंग इज लाइक अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। जैसे से कुछ कुछ नई नई चीजें आती है कंपनी में तो आपको फिर और ट्रेनिंग दी जाएगी तो कंपनी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती रहती है। एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो जब तक जब एक एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में और
देखो कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनकी एवरेज परफॉर्मेंस होती है, कुछ जो एम्प्लॉय जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो फिर इनको कुछ रिवॉर्ड तो बनता ही है ना। तो अगर वो आप रिवॉर्ड नहीं दोगे उनकी, या उनकी सैलरी में अप्रेजल नहीं करोगे तो क्या होगा? दे विल फील डीमोटिवेटेड। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अपने एम्प्लॉयज को पकड़ के रख सको, है ना, वो आपके लिए काम करे, अच्छा काम करे एंड मोटिवेशन के साथ काम करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस गोल। तो आप पहले उनको ये बताओगे कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो, ऐसे ज्यादा अच्छे काम करते हो, then yes, you will get a performance appraisal and performance review। तो उनके जो भी काम है उनको आपको टाइम टाइम रिव्यू करना है ना। एंड अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी आपको बताते रहना है। देन वी हैव फीडबैक सेशन। देखो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बुरा भला कह रहे हो, नहीं नहीं, आपको इस तरह से फीडबैक देना है कि वो उन चीजों पे सोचे एंड उन चीजों पे काम करके और अपने काम को और बेहतर तरीके से मतलब कहते हैं काम में और निखार आ सके। इस तरीके से आपको उसको फीडबैक देना है। आपको उसको मतलब ऐसे जली कटी नहीं सुनानी है, आपको उसको बेहतर तरीके से, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट गाइड्स करियर डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड्स एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मेंस। तो जब हम इस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हम एक तरीके से करियर डेवलपमेंट को भी गाइड करते हैं। और टाइम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और अगर कोई रिवॉर्ड्स देने हैं हाई परफॉर्मेंस को तो हम वो भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखो नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है? अपने एम्प्लॉयज को करियर प्लानिंग के बारे में बताना है ना, उनको असिस्ट करना है, उनको हेल्प करना है कि अपने करियर गोल्स को वो कैसे सेटअप कर सके, वाइल डेवलपमेंट सपोर्ट देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स दोज गोल्स। और साथ ही साथ हमें उनके डेवलपमेंट में भी काम करना है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे काउंसलिंग होता है ना, जब आप ट्वेल्थ के बाद आपको समझ नहीं आता कि भाई क्या करें आगे, क्या करियर में क्या क्या मतलब सिलेक्ट करें, है ना। तो तब बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो स्कूल में भी आते हैं ना, और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ताकि उनको एक रास्ता दिखाते हैं ना कि आप अपने करियर में ये सिलेक्ट करें। देन सक्सेशन प्लानिंग। सो सक्सेशन मतलब सक्सीड करना है, मतलब आगे बढ़ना, उसकी भी हमें प्लानिंग करनी होगी। एंड देन है हमारे पास कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो देखो कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? आपकी सैलरी हो गया, या इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है कई बार कंपनी में, रिटायरमेंट प्लान्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उन सब चीजों को भी हमें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते रहना होता है टाइम टाइम, सो दैट दे शुड फील मोटिवेटेड, यू नो एंड दे शुड नॉट लुक फॉर द अदर ऑप्शंस। आपकी कंपनी को जल्दी से लीव ना करे एंड काफी लंबे टाइम तक आपकी कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करते रहे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सैलरी स्ट्रक्चर्स फेयर डिजाइन करना होगा, बेनिफिट्स पैकेज भी कुछ ना कुछ देना होगा, सो दैट मैंने जैसे आपको बताया आपके जो टॉप टैलेंट्स है, जो अच्छे एम्प्लॉयज है, वो आपके पास लंबे टाइम तक रहे एंड यस मोटिवेटेड रहे। तो जितना मोटिवेशन होके काम करते हैं वही उतना काम और भी बेहतर हो पाता है। ओके, सो देखो हर एक चीज की अच्छी बुरी बातें होती है, हमने अच्छी अच्छी बातें तो पढ़ ली। अब थोड़े चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, वैसे कंपनी में भी बहुत सारी चीजें जब की जाती है उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसी तरीके से एक चैलेंज है जो कि हमारा स्टाफिंग में भी आता है। तो कुछ चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहला जो चैलेंज आता है स्टाफिंग में दैट इज टैलेंट शॉर्टेज। टैलेंट शॉर्टेज, देखो वैसे तो आज के टाइम पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इतने सारे टैलेंट शोज भी आते हैं जिसमें आप बहुत अलग अलग तरीके के टैलेंट देखते हो लोगों के, हाँ। जैसे वो कौन सा शो है, इंडिया गॉट टैलेंट, यस, उसमें हम देखते हैं ना बहुत बेहतर तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें करते हैं वो भाई। कई बार तो मतलब शौक में रह जाते हैं, अरे क्या कर दिया इस पर्सन ने। लेकिन कई बार टैलेंट की शॉर्टेज भी आ जाती है। देखो कंपनी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए बट वैसा नहीं मिल रहा है, क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, सो दैट इज अ चैलेंज इन स्टाफिंग, ठीक है। तो उसको हम कैसे उस चैलेंज से कैसे रिकवर या कैसे उसको फेस कर सकते हैं? स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग। तो हमें एक स्ट्रैटेजिकली वर्कफोर्स प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी
एंड जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप का मतलब, जैसे कॉलेज में होते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, तो कैंपस में जाके आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पिक कर सकते हो जो आपके लिए काम करें, जो आपको लगे कि ये भाई हमारे लिए अ, बेहतर होंगे। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में क्या होता है, डाइवर्सिटी देखो कई बार होता है कि अलग अलग तरीके के लोग एक साथ काम करते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, ठीक है। तो कई बार उससे भी एक थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि मतलब अलग अलग तरीके के लोग जब काम कर रहे हैं, तो वो इशू हमें क्रिएट नहीं करने देना है, वो इशू भेदभाव नहीं होने देना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे कल्चरल आई मीन कुछ ऐसे इंक्लूसिव प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रमोट करने चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में एक इक्वालिटी बने रहे और लोग एक दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करें इन स्पाइट ऑफ दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर एज वेल। देन थर्ड चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है स्टाफिंग में, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। तो हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉय का टर्नओवर अगर बढ़ रहा है काफी ज्यादा, तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, कॉम्पिटिटिव कॉम्पोजिशन पैकेज एंड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजें हम कुछ प्रोवाइड करके टर्नओवर को इस चैलेंज को हम इस चैलेंज से हम डील कर सकते हैं। देन है चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट मतलब कई बार क्या होता है हमें जो भी, जैसे मान लो अगर एज एक टीचर है ना, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा 10 सालों से वो सेम पैटर्न के साथ ही पढ़ा रही है, मतलब नहीं, देखो आज के टाइम पे तो बहुत बहुत नए 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 तरीके डिजिटल बोर्ड्स आ गए पढ़ाने के लिए, जो यूट्यूब पे पढ़ाता है, या बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई है आजकल, तो डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में एक ही स्किल के साथ नहीं काम कर सकते, आपको अपनी स्किल्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाने की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें, जो एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट वर्क विद अ सिंगल स्किल थ्रू आउट द देयर लाइफ टाइम, नो। उसमें चेंजेस की जरूरत होनी चाहिए थोड़ा, तो वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ, हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए। ट्रेनिंग में उनको नई नई चीज सिखानी होगी जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो, एंड जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है, वो उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। एंड फिफ्थ और लास्ट हमारा जो चैलेंज है, दैट इज लीगल कंप्लाइंस, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है ना, लीगल कंप्लाइंस मतलब काफी सारे कंपनी में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे लेबर लॉ रेगुलेशन, एंड काफी ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट होते हैं। अब उनसे डील करने के लिए भी दिक्कत आ जाती है, और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय के बीच में थोड़ी सी खींचातानी भी हो जाती है। तो इन चीजों से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो रेगुलर लीगल रिव्यूज हम कर सकते हैं, इस चीज के लिए भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड इंगेजिंग लीगल काउंसिल व्हेन नीडेड, अगर लगता है तो भाई कोई काउंसिल होना चाहिए, काउंसिल लीगल काउंसिल, तो उसको भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, एंड उस चैलेंजेस से निकलने का भी हमने रास्ता देखा। तो ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अब वो आपकी लाइफ में हो, कंपनी में हो, चैलेंजेस तो फेस करना ही पड़ेगा, बट उसका सोल्यूशन भी ढूंढना होगा, एंड यस, उनसे हमें बाहर आना पड़ेगा, चैलेंज को फेस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो स्टाफिंग जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसका कंक्लूजन अगर हम बात करें कि क्या लगता है आपको, या क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इम्पोर्टेंस है, सो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स, अगर आप सही लोग नहीं अपने कंपनी में सिलेक्ट करोगे या हायर करोगे जिनकी स्किल्स भी अच्छी हो, ठीक है, और पोजीशन भी सही होना चाहिए, सो दैट उससे क्या होगा, अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली, अगर जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं जिनके पास ना स्किल्स है ना कुछ है, तो भाई कंपनी की परफॉर्मेंस हो जाएगी डाउन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को अच्छी रखने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एम्प्लॉयज को राइट लोगों को राइट स्किल्स के साथ और राइट पोजीशन पे जो हमें हायर करना होगा। साथ ही साथ हमें अफेक्टिव ट्रेनिंग देनी होगी, है ना। एंड ट्रेनिंग से क्या होगा, उनके बीच में जो मतलब उनके अंदर जो स्किल्स है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। साथ ही साथ जो ये क्या कॉम्पनसेशन प्लान्स, सैलरी इंक्रीमेंट, तो इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना होगा, जिससे कि एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, एंड वो आपकी कंपनी में काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्टे कर सके, ठीक है। सो यस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड इसी के साथ हम
इस सेशन को ओवर करते हैं। सो आई होप आपको स्टाफिंग जो हमने सेशन डिस्कस किया है, जो टॉपिक डिस्कस किया है इस सेशन में, आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।